हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस को। तो उसी सीरीज में आप शुरू करते हैं। आपने अगर इससे पहले हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो 2 वीडियोस आ चुकी हैं इससे रिलेटेड, आप उन्हें देख सकते हैं और क्वेश्चन वाइज एक प्लेलिस्ट भी है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जोवियन प्लैनेट। अब बताना है आपको जोवियन ग्रह इनमें से जो है कौन सा जोवियन ग्रह में आता है, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, शनि या बुध। तो बताइए। पहले अगर हम सोलर सिस्टम को जाने तो सोलर सिस्टम में आपको पता ही है जैसे कि हमारे 8 ग्रह होते हैं। सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। सबसे जो सूर्य के सबसे नजदीक है वो है बुध। फर्स्ट पे बुध है, उसके बाद शुक्र आता है दूसरे नंबर पर, फिर थर्ड नंबर पर पृथ्वी और फोर्थ पर आता है हमारा मंगल। अब ये जो चारों ग्रह हैं इन्हीं को ही हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। और इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें हम बाह्य ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो ये भी जो है आप सूर्य से अब वो जो है यहाँ पर हमने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी। अब यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम होती है इसमें, तो यहाँ पर इंग्लिश में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए इंग्लिश में भी अलग से मेंशन किया है। यहाँ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हो गए हमारे 4 ग्रह, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 ग्रह है। इन्हीं को 4 ग्रहों को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। किस कैटेगरी में बांटते हैं? 2 कैटेगरी, पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं? पार्थिव ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हमारे पार्थिव ग्रह हैं जिनकी संरचना पृथ्वी के लगभग समान ही है। वहीं जो जोवियन ग्रह हैं इनके अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह आते हैं। ये आते हैं हमारे जोवियन ग्रह के अंदर। तो अगर हम क्वेश्चन पे चलें तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि इनमें से जो है कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की कैटेगरी में आता है। तो बताइए जोवियन ग्रह में कौन सा आएगा? जोवियन ग्रह में आएगा हमारा शनि। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिक्टोरल फिलोसफी? फर्स्ट, in 1920 Carl Smith criticized parliamentary democracy. Second, Martin Heidegger attacked Western modernization for technological violence. अब तानाशाही से संबंधित ये 2 कथन है, आपको बताना है कौन सा सही है। इसमें 1920 में जो कार्ल स्मिथ थे उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। दूसरा है तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन जो हाइडेगर हैं उन्होंने पश्चिमी जो आधुनिकवाद है उस पर हमला किया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो है हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तकनीकी हिंसा के लिए जो मार्टिन हाइडेगर हैं वो पश्चिमी जो आधुनिकवाद पर हमला करते हैं। इसके जो है हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में तानाशाही सरकार का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति, तानाशाही क्या है? इसमें जो है एक व्यक्ति या एक छोटा समूह, एक स्मॉल ग्रुप हो या फिर सिंगल एक इंडिविजुअल पर्सन हो, प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के बिना पूर्ण शक्ति रखता है। मतलब सारी जो शक्तियां हैं वो किसी एक स्मॉल ग्रुप के पास या फिर किसी एक व्यक्ति के पास सीमित हो जाएं, वही सब सारी शक्ति उसी के पास आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? तानाशाही। जिसमें आप हिटलर का नाम सुनेंगे अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं आप। कार्ल स्मिथ जो है उन्होंने क्या कहा, पहले तो हम जानते ही है कौन, ये एक रूढ़िवादी जर्मन कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। स्मिथ के ने जो है अक्सर उन्हें उदारवाद, संसदीय लोकतंत्र और उदारवादी सर्वदेशीयवाद के सबसे महत्वपूर्ण आलोचकों में से एक माना जाता है। उनकी एक पुस्तक है द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बुक का नाम क्या है? द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसमें जो है संसदीय सरकार और संसदीय लोकतंत्र की वैधता पर इन्होंने हमला किया। अब सेकंड है हम ऑप्शन जो था मार्टिन हाइडेगर,
ये जो है एक जर्मन दार्शनिक है, जिनका काम शायद सबसे पहले आसानी से घटना विज्ञान और अस्तित्ववाद से जुड़ा है इनका काम। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हर जगह हम स्वतंत्र और प्रौद्योगिकी से बंधे रहते हैं। उनके विचारों में समकालीन यूरोप दर्शन के विकास पर एक मौलिक प्रभाव डाला। तो ये हुआ हमारा तानाशाही से संबंधित। अगर इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था सेकंड, तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हाइडेगर ने पश्चिमी आधुनिकतावाद पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which provisions of the Treaty of Versailles is correct? The Versailles Treaty reduced the border of Europe. Article 231 held Germany guilty of war crimes. तो वर्साई की संधि, जिसके बारे में हम जानते होंगे, वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि हुई थी 1819। तो वर्साई की संधि को यूरोप की सीमा को फिर से बनाया। वर्साई की संधि ने यूरोप की सीमा जो है फिर दोबारा एक्सटेंड हुई थी, और इसका जो अनुच्छेद 231 है उसमें युद्ध अपराधों का दोषी किसे बनाया गया? जर्मनी को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? इसमें जो है आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि सी ऑप्शन होगा सही। तो ऑप्शन सेकंड। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें। वर्साई की संधि जो है अभी हमने बात की, कब हुई थी? 1919 में हुई थी। ने यूरोप के मानचित्र को एक नया रूप प्रदान किया, जिससे उसकी सीमाओं का पुनः निर्धारण किया गया। इसके तहत क्या हुआ कि जर्मनी के जो कुछ क्षेत्र थे, जर्मनी के कुछ क्षेत्रों को जो इसमें ट्रीटी के अनुसार बांट लिया गया यूरोप के देशों के द्वारा, और अनुच्छेद 231 के तहत जो है जर्मनी को युद्ध अपराधों के लिए क्या किया? दोषी ठहराया गया कि, और जर्मनी पर जो है संधि थोपी गई, और उससे जो है कुछ जो है पैसे जो है उस पर लगा दिया गया कि आपको जो है युद्ध के जो हर्जाना है उसके रूप में कुछ पैसे भी देने होंगे। ये है वर्साई की संधि। कब हुई थी वर्साई की संधि? 1919। Which of the following characteristics of metamorphine rocks is correct? These rocks are denser and harder than original protolith. These rocks do not contain fossils. Conglomerate is a type of metamorphic rock. आपको बताना है इसमें कायांतरित चट्टानें जो है उनकी विशेषताएं। अब ये चट्टानें जो हैं मूल प्रोटोलिथिक की तुलना में अधिक इनका घनत्व और कठोर होती हैं क्या? दूसरा ऑप्शन है इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते, और ये जो है काग्लोमरेट जो है कायांतरित चट्टानों का एक प्रकार है। आपको बताना है कि ये जो टाइप है ये क्या इससे रिलेटेड है? कायांतरित चट्टानों से। तो बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इनमें से? ऊपर के जो आपके दो ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन, ये चट्टानें जो है मूल प्रोटोलिथिक की तुलना में अधिक इनका घनत्व होता है और कठोर होती हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सही है, जीवाश्म इसमें नहीं होता है। परंतु ये जो थर्ड ऑप्शन है आपका काग्लोमेरेट, ये कायांतरित चट्टानों का एक प्रकार नहीं है। ये किसका प्रकार है फिर? ये अवसादी चट्टानों का प्रकार है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। पहले टाइप्स तीन रॉक्स के टाइप्स क्या होते हैं? तीन होते हैं, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। हिंदी में जाने चट्टाने के प्रकार: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टानों को ही हम क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टाने। रूपांतरित चट्टानों को ही हम कायांतरित चट्टाने बोलते हैं। कायांतरित चट्टानों का निर्माण दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। अत्यधिक दाब के कारण जो है ये चट्टाने, दाब के कारण ही क्या होता है, चट्टाने जो है जो इनका मूल प्रोटोलिथिक की तुलना में अधिक इनका क्या हो जाता है? घनत्व, और ये कैसी हो जाती हैं? कठोर हो जाती हैं। इनमें जीवाश्म क्या प्राप्त नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारा पहला दूसरा ऑप्शन सही है। और काग्लोमेरेट जो चट्टान है और शैलपूर्ण जो है ये किससे रिलेटेड है? ये अवसादी चट्टानों से रिलेटेड है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड जर्मनी formally declare that it was no longer bounded by the military of disarmament clauses of the Treaty of Versailles? तो किस वर्ष जो है जर्मनी ने जो है क्या किया कि वर्साई की संधि में जो उनके ऊपर थोपी गई चीजें उन्होंने मना कर दिया कि आप जो है हम सेना रखेंगे। किस वर्ष हुआ था? 1937, 1934, 1935
या 1936? बताइए। ये हुआ 1935 में। 1935 में जो है जर्मनी ने घोषणा कर दी थी कि आप जो है निरस्त्रीकरण और राष्ट्र संघ दोनों को छोड़ देगा, और 1935 में जर्मनी अब वर्साई की संधि के सैन्य या निरस्त्रीकरण जो था उनके जो खंड थे, ये घोषणा, उससे जो है अब वो बाध्य नहीं है। आगे चलते हैं। विच आइडियोलॉजी एम्फेसाइज्ड ऑन स्टेट कॉर्पोरेटिज्म? इसमें जो है स्टेट जो कॉर्पोरेशनिज्म जो है उसमें ज्यादा विचारधारा पर इनमें से कौन जोर देता है? फासीवाद या समाजवाद? बताइए। अगर इन विचारधाराओं से आप जो है जानते होंगे समाजवाद क्या है और फासीवाद, तो आप जो है जान जाएंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। समाजवाद जिसमें जो है जो आपके जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो सभी समाज के वर्गों, सभी जो लोगों को समान रूप से मिले, ये समाजवाद कह रहा है। और वहीं फासीवाद में जो है इससे रिलेटेड कोई बात नहीं है, तो फासीवाद बिल्कुल अलग है। दोनों तो नहीं होंगे इसलिए ऑप्शन बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें जो होगा फासीवाद होगा। तो फासीवाद जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो बात कर रहा है स्टेट कॉर्पोरेटिज्म की। कॉर्पोरेट स्टेटिज्म क्या होता है? स्टेट कॉर्पोरेटिज्म एक जो है राजनीतिक संस्कृति और निगमवाद का रूप है, जिसमें अनुयायी मानते हैं कि कॉर्पोरेट समूह जो समाज पर आधारित बनता है वह राज्य है। प्रथम विश्व युद्ध जो आपने देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है के बीच फासीवाद कहां कहां जन्म लिया? फासीवाद ने इटली में। कॉर्पोरेट राज्य लागू हुआ वहां पे, जो आर्थिक समूहों को के समायोजित हितों के बजाय देश के सत्तानाशाह, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे आर्थिक समूह के समायोजित हितों के बजाय वो क्या कर रहा था? देश के तानाशाह जो मुसोलिनी थे की इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। कि यहाँ पर क्या हो रहा है? सिर्फ एक ही व्यक्ति, ये व्यक्ति जो चाहते हैं वही जो है वहां पर होगा। यही फासीवाद था। कहां पर देखा गया? इटली के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? या फिर इसे हम बोल सकते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, इसमें जो है आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन कौन से जो चीजें हैं वो शामिल होंगी वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? जो पानी है, अगर इसमें पानी है, ये क्या हो? वाष्प होकर, हीट होकर जो है ये उड़कर जो है एयर में चला जाए। कंडेंसेशन क्या होगा? जब ये ठंडा होगा, जैसे बारिश देखते हैं आप, पहले पानी क्या होता है? इवेपोरेट। अगर हम आगे चले, ये है, यहाँ पे पानी है, ये फिर पानी जो है जब सनरेज आएंगी यहाँ पर तो पानी हीट होगा, हीट होने के बाद जो है इवेपोरेट हो रहा है। इवेपोरेट हो रहा है तो किसका निर्माण हो रहा है? बादलों का निर्माण हो रहा है। ये बादल जब ठंडे होंगे तो क्या होगी? ये जो है बूंद जो है नीचे आएंगी और फिर क्या होगी? बारिश होगी। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस देखे आपने? कलेक्शन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और ये प्रेसिपिटेशन। तो ये जो चारों ही टर्म्स हैं ये आपको किसमें? वाटर साइकिल में देखने को मिलती हैं। इसे ये हिंदी में बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन, यहाँ पर वाष्पीकरण, संघनन और वृष्टि या वर्षा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब ये सब्लिमेशन जो देख रहे हैं आप, सब्लिमेशन जो टर्म है ये बिल्कुल अलग है। ये आप नहीं देख रहे होंगे, ये दोनों आपने टर्म देख ली। इसमें वाटर साइकिल में दोनों जो है होती हैं चीजें। तो हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट डी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वाटर साइकिल के बारे में हम जान चुके हैं। जलीय चक्र, इसमें ही हमने ये बात की हुई है जो है वाटर साइकिल के बारे में। प्रयागराज सिटी इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो बताइए प्रयागराज किस नदी के किनारे है? प्रयागराज का पहले क्या नाम था? कमेंट में बताइए जरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इलाहाबाद। इलाहाबाद। बताइए आप इनमें से किस नदी के किनारे है प्रयागराज? प्रयागराज है गंगा और यमुना नदी के किनारे। बिल्कुल सही, प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के किनारे है। तो और एक और नदी है, उस नदी का नाम बताइए। एक और नदी भी इसी के पास में है, वो नदी कौन सी है? उसको बोल रहे हैं हम अदृश्य सरस्वती, इसके संगम पर भी। अब प्रयागराज में जो है एक मेला लगता है, बताइए कौन सा मेला है? बिल्कुल सही, कुंभ मेला। कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? 6 वर्षों में। और महाकुंभ 12 वर्षों में लगता है। महाकुंभ 12 वर्षों में और कुंभ मेला 6 वर्षों में एक बार लगता है। कहां की बात कर रहे हैं? प्रयागराज।
सूर्य की किरणें बताइए कर्क रेखा पर कब पड़ती है सीधी? ये चारों ही जो डेट्स आप देख रहे हैं पीछे, चारों ही डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इन चारों डेट से रिलेटेड जो है कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। तो बताइए कर्क रेखा जो है लंबवत कब पड़ती है? पहले तो हम ये जानते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो रेखाएं हैं, ये कौन सी अक्षांश और देशांतर आपने सुने हैं? अक्षांश और देशांतर, ये जो रेखाएं हैं, जो पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये जो लेटी हुई रेखाएं दिख रही हैं आपको, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं, अक्षांश। और वहीं हम जो है ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, इन्हें क्या बोल रहे हैं? इन्हें हम बोल रहे हैं देशांतर रेखाएं, देशांतर। ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ये हो गई हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब अगर हमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं पता है, तो अक्षांश पर भी जो है इन रेखाओं के कुछ नाम होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? जैसे ये जो 0 डिग्री है, इसे इक्वेटर बोल रहे हैं। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में है, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री जो साउथ में है, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन्हीं के ही जो नाम है अगर हम हिंदी में देखें तो 0 डिग्री अक्षांश क्या है? भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो हमारा दक्षिण में है अक्षांश, उसे हम बोल रहे हैं मकर रेखा। तो हमें जो है जानना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा पर जो है लंबवत कब पड़ती हैं सूर्य की किरणें। अगर हमें यही नहीं पता हो कि कर्क रेखा कहाँ पड़ती है पृथ्वी पर और मकर रेखा कहाँ पड़ती है, तो फिर हम आंसर कैसे निकालें? तो ये हो गई हमारी कर्क और मकर रेखाएं। अब यही जो डेट्स पूछी थी आपसे, चारों डेट्स, 21 मार्च, 22 दिसंबर, 23 सितंबर और 22 जून। तो अब जो है हम अगर देखें कब कब पड़ती हैं, तो 21 जून को जो है हमारी रेखाएं कर्क रेखा पर पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, यानी कि सीधी। 21 मार्च और 23 सितंबर को किस रेखा पर पड़ती हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर ये जो है सीधी पड़ती हैं। और वहीं 22 दिसंबर को ये जो रेखाएं हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो है हम चारों डेट्स आपको याद हुई। 21 जून को कहां पड़ रही है रेखाएं? जो सूर्य की किरणें हैं किस रेखा पर पड़ती हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पर पड़ती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। वहीं जो है विषुवत रेखा, उस पर कब पड़ती है? उस पर हमारी 21 मार्च और 23 सितंबर को। और वहीं जो है 22 दिसंबर को किस रेखा पर पड़ती है सूर्य की किरणें? मकर रेखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रॉबर्ट ऑन वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड सोशलिस्ट इन हिज कोऑपरेटिव मैगजीन। अभी रॉबर्ट ऑन जो है, इन्होंने समाजवादी शब्द जो है कब प्रयोग किया? बताइए, उन्होंने कब प्रयोग किया? उन्होंने ये प्रयोग किया 1827 में। 1827 में इन्होंने ये वर्ड प्रयोग किया, समाजवादी शब्द अपनी पत्रिका में यूज किया था। द यूएन चार्टर वाज साइंड 26 जून 1945 बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंट्रीज। जब ये यूएन चार्टर हुआ तो उस समय कितने देशों ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे? कितने देश वहां पर जो है प्रेजेंट थे? तो बताइए, 50 देश थे, 55 देश थे, 45 या 59 देश? तो जब ये यूएन चार्टर हुआ था उस समय वहां पर 50 देश जो है इसमें उन्होंने जो है हस्ताक्षर किए, साइन किए। ये उससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन है। In the context of Communist Manifesto, which of the following statement is correct? It was written by Karl Marx and Charles Fourier and published in 1848. Their thought became the basis of struggles of obsessed. अब इसमें बताना है, साम्यवादी जो घोषणा पत्र है उसमें ये जो है कार्ल मार्क्स और चार्ल्स फूरियर जो हैं उनके द्वारा लिखा गया। और ये जो है कब प्रकाशित हुआ? 1848 में प्रकाशित हुआ था क्या? और इनके विचार जो थे वो शोषितों के संघर्ष पर आधार बने थे क्या? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसमें जो है सेकंड जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा कि उनके विचार जो है शोषितों के संघर्ष पर आधार बने। पहला ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि पहला ऑप्शन साम्यवादी घोषणा पत्र जो है इसमें कार्ल मार्क्स तो थे पर फ्रेडरिक एंगल्स थे। तो यहां पर अगर आप नाम देखेंगे तो नाम जो है वहां पर है चार्ल्स फूरियर, तो ये नहीं थे इसमें, इसलिए जो है इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन। वही 1848 में ये प्रकाशित हुई। आपको इसमें नाम बताना है उस व्यक्ति का जिसने कहा कि जो उद्योग धंधे हैं और कारखाने हैं वो मानव जाति की जो गरीबी है और अज्ञानता इसको खत्म कर सकते हैं। कौन व्यक्ति है वो? व्यक्ति थे रॉबर्ट ऑन। रॉबर्ट ऑन ने कहा
ये कि उद्योग धंधे और कारखाने जो हैं वो गरीबी और अज्ञानता को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, सिर्फ ये। अब रॉबर्ट ऑन जो हैं ये क्या है, एक कपड़ा निर्माता थे, परोपकारी और समाज सुधारक हैं। इन्होंने जो है, इन्हें क्या कहा जाता है रॉबर्ट ऑन को, ब्रिटिश समाजवाद का जनक। किसे कहा जाता है ब्रिटिश समाजवाद का जनक, रॉबर्ट ऑन को। अब नीफे यहां पे देख रहे हैं, नीफे किससे बना है, बताइए देखकर, नीफे इनमें से किससे बना है। नीफे के अंदर अगर हम देखें, नी और एफ ई, नी इससे क्या बनेगा, निकेल, और इससे एफ ई मतलब आयरन। निकेल और आयरन हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी जो है निकेल और आयरन, इससे बना है। अब जो हमारी अर्थ है, अर्थ जो है अगर हम उसकी पार्ट देखें, अगर अर्थ को हम जो है ऐसे ट्रायंगल में कट करें तो ये 3 लेयर बनेंगे यहाँ पे। एक जो है अपर लेयर होगी, एक मिडिल और एक जो है क्रस्ट। इसके बारे में देखें तो इसी तरीके की आपको दिखेगी, ऊपर क्रस्ट 100 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक आपको मेंटल परत दिखाई देगी, और सबसे लास्ट वाली कौन सी होगी, कोर। अब सियाल, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल मतलब एसआई सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सियाल, सियाल से बना सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सीमा, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और नीफे, नीफे जिसमें हमने बात की निकेल और आयरन। यही यहाँ पर इसकी डिटेल लिखी है, आप इसे देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाली परत जो है क्रस्ट सियाल से बनी है, सीमा जो है मिडिल वाली जो लेयर है वो सीमा से बनी है, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो नीफे, जो क्रस्ट जो आपकी कोर वाली लेयर है। ये इसका हिंदी में आप पढ़ सकते हैं इसे। अब आपको बताना है सोवियत जर्मन जो है, इसमें क्या मैच करना है आपको करेक्टली, कि सोवियत जर्मन नॉन एग्रेशन पैक्ट जो है 1939 में हुआ, और ट्रीटी ऑफ लुसाने कब हुई, 1923। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये दोनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन हमारा ए। तो ऑप्शन ए, ये 23 अगस्त 1939 को जो है मास्को में जो है सोवियत जर्मन अनाक्रमण जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर हुए। और अगर हम जो आपकी लुसानी की जो संधि है 1922-23 में हुई, एक शांति संधि थी, ये स्विट्जरलैंड के अंदर जो है 24 जुलाई 1923 को हुई थी। और इसमें क्या हुआ, संधि में जो है तुर्की के आधुनिक राज्य की जो सीमाएं हैं उनको इसमें मान्यता दे दी गई। आपको बताना है पृथ्वी का घूर्णन जो है वो किसके लिए उत्तरदायी है, दिन और रात की वैकल्पिक अवधि के लिए या वर्ष की अवधि के लिए। अब जो है आपको पता हो दिन और रात की जो अवधि होती है वो किसकी वजह से होती है, वो पृथ्वी के अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से होती है। और वहीं जो है वर्ष की बात करें तो एक वर्ष का पूरा होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है, वो जो है वर्ष की अवधि उससे डिसाइड होती है। तो यहाँ पे पूछा है पृथ्वी की घूर्णन, तो घूर्णन से पूछा है, तो घूर्णन किससे रिलेटेड होगा, घूर्णन होगा पृथ्वी के दिन और रात की अवधि से रिलेटेड। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। घूर्णन और परिक्रमण जो हम दोनों चीजें जान चुके हैं। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो है वर्ष बनते हैं। इसी के कारण जो आप चारों ऋतुएं देख रहे हैं वो ऋतुएं जो है इसी के कारण होते हैं, जो मौसम बन रहे हैं। और यहाँ पर पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर क्या हो रही है, जो है पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, इसके कारण क्या बनता है, दिन और रात, इसी कारण दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो हिमनदों के निक्षेपण जो है उसके परिणाम स्वरूप गोल हम्मक के जो घुंड का जमाव क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ड्रमलिन। इसमें होता क्या है, इसमें जो है इस तरीके से ये जो है इस तरीके की संरचना बनती है। ये क्या है, ये बर्फ है। ये इधर से अगर हवाएं इस साइड चलेंगी तो ये जो है यहाँ पर जो है एक जो बर्फ का एक टीला सा बन जाता है, इसे बोल रहे हैं हम ड्रमलिन। ड्यू पॉइंट जो है ये किस में व्यक्त किया जाता है, बताइए, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। ड्यू पॉइंट या औसंग ताप किससे, ये जो है आपका
सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में ही, औसंग ताप या ड्यू पॉइंट दोनों में ही व्यक्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा बहुत। ड्यू पॉइंट किस में किया जाता है, किससे व्यक्त, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट जो है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के लिए ये आपका फॉर्मूला लिखा है, F बराबर 9/5 C + 32। अब आपको बताना है यहाँ पे वो पहले भूवैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने जो है भूकंप का पता लगाने के लिए एक उपकरण बनाया था। कौन थे वो वैज्ञानिक? ज़ांग थे, जॉर्ज कवियर थे, अल्फ्रेड वैगनर थे, या फिर DER वार्डनेल। कौन थे इनमें से? ये थे ज़ांग। इन्होंने जो है एक भूकंप का पता लगाने के लिए एक जो है यंत्र बनाया, उसको बोलते हैं सिस्मोस्कोप। सिस्मोस्कोप कैसा दिखाई देता है? ये सिस्मोस्कोप है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है इसके बाहर 8 ड्रैगन लगे हुए हैं, उनके सिर हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ड्रैगन बने हुए हैं। ये किसके पता लगाने के लिए बनाया गया? ये भूकंप के पता लगाने के लिए बनाया गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है मित्र राष्ट्रों के समर्थन के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो संयुक्त राज्य अमेरिका USA है, उसने एंट्री कब की? उसने एंट्री जुलाई 1917 में की, उसने दिसंबर 1917, फरवरी 1918 या फिर अप्रैल 1917? कब एंट्री की उसने? उसने अप्रैल 1917 में एंट्री की। क्यों की उसने एंट्री? जर्मन जो देश है उसने जो है उसकी जो बोट थी, किसकी बोट? USA की बोट, उनको डुबा दिया था। इसी वजह से जो है USA जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री करता है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है। कब एंट्री की थी? 6 अप्रैल 1917। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए द स्टडी अड्डा पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू सो मच।